Hepatitis C. Hepatitis C is also a liver infection, disease of liver infection. लीवर इन्फ्लेमेशन इसमें भी होता है और ये भी हेपेटाइटिस बी की तरह जो है बहुत ज़्यादा नुकसान लीवर को पहुंचा सकता है यदि ये एक्यूट से क्रोनिक में ट्रांसफ़र हो जाए। एक्यूट इन्फेक्शन 5-6 हफ्तों में जो है सही हो जाता है, लेकिन यदि ये 6 महीने से ऊपर इसके सिम्टम्स बने रहते हैं तो हेपेटाइटिस बी की तरह इससे भी जो है लीवर कॉम्प्लिकेशंस, सीरियस लीवर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है, जैसे सिरोसिस है, कैंसर है या लीवर फेल्योर है। तो लीवर इन्फ्लेमेशन जो है इसका प्राइमरी सिम्टम्स है, यानी पेन इन द लीवर एंड इन्फ्लेमेशन इन द लीवर, ये इसके शुरुआती जो है सिम्टम्स होते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है हेपेटाइटिस सी वायरस द्वारा होता है। ये वायरस इन्वेलप्ड है और इसमें आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में उपस्थित रहता है। पॉजिटिव आरएनए स्ट्रैंड पाया जाता है जिससे कि डायरेक्टली ये अपनी प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। तो इसका इन्फेक्शन जनरली जब होता है तो उसके 4-6 हफ्ते में जो है इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जो शुरुआती सिम्टम्स हैं यानी एक्यूट सिम्टम्स हैं वो है ब्लीडिंग हो सकती है, फैटिग यानी सुस्ती बनी रह सकती है, डार्क यूरिन जो कि सिम्टम्स हेपेटाइटिस बी का भी है, यानी पेशाब का गहरा रंग, स्वेलिंग, हाथ पैर में सूजन आ सकती है, अचानक से वेट लॉस हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ये इसमें कुछ सिम्टम्स जो है हेपेटाइटिस ए से भी मिलते हैं और कुछ बी से मिलते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी भी जो है इसी तरह के सिम्टम्स को, चूँकि सबका प्राइमरी टारगेट ऑर्गन जो है लीवर है और लीवर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है शरीर की और उससे जो है तमाम प्रोटीन्स जो इसेंशियल होती हैं वो सब सिंथेसाइज होती हैं। तो यदि लीवर में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो उसका सारा असर जो है फिजिकल एक्टिविटी पर पड़ता है। और हेपेटाइटिस के जितने भी टाइप के वायरसेज हैं सबका प्राइमरी टारगेट जो होता है वो लीवर है और सभी जो है लीवर इन्फ्लेमेशन या लीवर डैमेज को जो है इनिशिएट करती हैं। तो ये हेपेटाइटिस सी द्वारा होता है, जैसा हमने बताया इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और ये इन्वेलप्ड वायरस होता है। तो इसके सिम्टम्स जो है ब्लीडिंग, फैटिंग, डार्क यूरिन, स्वेलिंग, वेट लॉस, ये इसके जो है सिम्टम्स हैं। कॉम्प्लिकेशन यदि लंबे समय तक यानी क्रोनिक रूप में आता है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है जिसमें स्कैरिंग ऑफ द लीवर यानी जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, लीवर कैंसर में लीवर जब बढ़ जाता है यानी चूंकि लीवर जो है बहुत तेज़ी से डेवलप होने वाला है, वो है ग्लैंड है, इसमें जो है रीजनरेशन पावर भी होती है। यदि लीवर डैमेज भी हो जाता है, 5% भी लीवर बचा होता है तो ये रिकवरी कर सकता है। तो इस वजह से इसमें कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो वो चाहे हेपेटाइटिस बी हो चाहे सी हो, यदि ये लॉन्ग समय तक या क्रोनिक रूप में आते हैं, लॉन्ग समय तक परसिस्ट करते हैं तो ये लीवर कैंसर को भी काज कर सकते हैं। ये भी देखा गया कि 1915 में 71 मिलियन पीपल्स जो है वो हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे और इसका रेट जो है भारत में उतना नहीं है जितना पाकिस्तान और चाइना में है। हेपेटाइटिस सी का स्प्रेडिंग रेट चाइना में 2.8% है और पाकिस्तान में 5% तक है। तो ये जो है अब इसमें तमाम रिस्क फैक्टर हैं कि किससे ये फैल सकता है। तो इसके फैलने में अभी लेकर जो है काफ़ी संशय रहा है कि ये बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से फैलता है कि वैसे फैलता है, लेकिन कुल मिलाकर देखा गया कि बिना बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट के ये नहीं फैलता। जनरली ड्रग एब्यूजर्स यानी जो नशा करने के आदी हैं, सुई से दवा लेते हैं, उनमें कोई हाइजीनिक वो नहीं होता, ना वो सिरिंज बदलते हैं, तो एक ही सिरिंज को कई लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो है ये इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा सर्जरी में या जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और ऐसे हेल्थ वर्कर के संपर्क में आते हैं जो कि इन्फेक्टेड है और वो उनको इंजेक्शन लगाता है या कुछ भी करता है, तो उसके थ्रू जो है वो वायरस उसके शरीर में पहुंच जाता है। बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टेक्ट में मदर टू फीटस यानी मदर टू फीटस के थ्रू भी जो है वायरस का ट्रांसफ़र हो सकता है।
तो बॉडी मॉडिफिकेशन, तमाम लोग ज्वेलरी पहनने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन कराते हैं, टैटू बनवाते हैं, तो इसमें सब में भी हेपेटाइटिस सी के बनने की संभावना बनी रहती है। डायग्नोसिस, जैसा कि हेपेटाइटिस ए या बी के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी शरीर में बनती है, उसी तरह हेपेटाइटिस सी के लिए भी जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज शरीर में बनती है और उनकी डिटेक्शन से हम जो है पता लगा सकते हैं। जैसे एलाइजा इज ए टेक्निक एंजाइम लेबल्ड इम्यूनोजार्बेंट एस्से, इस टेक्निक से जो है हम उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं जो स्पेसिफिक होती है हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। तो वो कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाता है फॉर दी डायग्नोसिस ऑफ दी हेपेटाइटिस सी। इसके अलावा जो एंजाइम्स, जो लीवर के एंजाइम्स हैं, उनका लेवल बढ़ा रहता है। ये जितनी भी हेपेटाइटिस है सब में होता है। तो SGPT सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलोएसिट्रांसएमाइनेज या SGPT सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमाइनेज, एल्कलाइन फास्फेटेज, इन सब एंजाइम्स का लेवल यदि बढ़ा मिलता है तो उनको हेपेटाइटिस, किसी भी तरह की हेपेटाइटिस होने की संभावना होती है। तो हेपेटाइटिस सी भी जो है उसी तरह की हेपेटाइटिस है जिसमें जो है ये हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडी यदि है तभी हम कंफर्म कर पाते हैं कि वो हेपेटाइटिस सी से है या किसी अन्य तरह की हेपेटाइटिस से पीड़ित है। एंटीवायरल ड्रग्स ट्रीटमेंट में इसके लिए भी दी जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका प्रिवेंशन का उपाय होता है वो है वैक्सीन। वैक्सीन का ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा यूजफुल होता है बजाय कि एंटीवायरल ड्रग देने के। एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो यूज की जाती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती, थोड़ा सिम्टम्स जो है वो मेंटेन करती हैं। नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं वो सब इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स हैं, तो उनका यूज भी उस समय जो है खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम यदि मजबूत रहेगा तो ये बीमारी जो है क्रोनिक नहीं हो पाती है, उसके पहले ही वायरस एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन यदि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन यदि किसी को पहले से ही है, तो हेपेटाइटिस सी के क्रोनिक होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, और क्रोनिक होगा तो ये जितने भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है लीवर के वो सब दिखने लगेंगे। तो इसलिए हेपेटाइटिस सी जो है अभी इंडिया में उतना नहीं फैल रहा है जितना हेपेटाइटिस बी फैलता है या हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए उतना सीरियस नहीं है। हेपेटाइटिस बी लीवर को परमानेंटली डैमेज कर सकता है और हेपेटाइटिस सी भी लीवर को परमानेंटली डैमेज कर सकता है या लीवर कैंसर भी काज कर सकता है यदि ये लॉन्ग समय तक परसिस्ट किया रहता है। तो इम्यून सिस्टम मजबूत होने से जो है इसका मतलब कि लाइफ स्टाइल में चेंज करें, यानी हेल्थ को मेंटेन किया जाए, रेगुलरली एक्सरसाइज, पानी ज़्यादा मात्रा में पिया जाए, हाई प्रोटीन डाइट। फिलहाल यदि इन्फेक्शन हो जाता है तब हाई प्रोटीन डाइट नहीं ली जा सकती है, क्योंकि लीवर में जो है यूरिया साइकिल चलती है। यूरिया साइकिल यानी प्रोटीन से जो हार्मफुल अमोनिया बनता है वो जो है लीवर में ही कन्वर्ट हो जाता है जो लेस टॉक्सिक यूरिया में, और यूरिया जो है एक्सक्रीट हो जाता है किडनी के थ्रू। लेकिन यदि लीवर में कॉम्प्लिकेशन है, लीवर डैमेज है, और यदि हम हाई प्रोटीन डाइट उस समय भी लेते हैं तो अमोनिया बनता है, और अमोनिया जब बनेगा तो उतनी मात्रा में जो है यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूरिया साइकिल डिफेक्टिव हो रहेगी यदि लीवर डैमेज है। तो उसकी वजह से जो है अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी तो वो नर्व डैमेज कर सकता है या सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह से जो है यदि किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया है तब लीवर पर इफेक्ट पड़ा है, तब उसको हम लो प्रोटीन डाइट की सलाह देते हैं, जिससे कि जो है अमोनिया बनने की मात्रा कम से कम हो, या यूरिया साइकिल डिफेक्टिव है लीवर खराब होने की वजह से, तो उस समय लो प्रोटीन डाइट ही ज़्यादा सही रहता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस सी भी जो है यदि इम्यून सिस्टम आपका मजबूत है तो आप इसको क्रोनिक होने से रोक सकते हैं।